थमती नहीं है जिंदगी, थमती नहीं है जिंदगी कभी किसी के बिना, लेकिन गुजरती भी नहीं है अपनों के बिना। तो आ गया है आपका अपना भानु भदौरिया लेकर के एक नया टॉपिक जिसका नाम है वेव। तो हेडिंग लगाइए वेव। तो आज हम लोग समझेंगे कि वेव क्या है और इस वेव के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन, जनरल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन क्या हो। तो वेव क्या है आपका, एक ऐसा डिस्टरबेंस है जो मीडियम में प्रोपोगेट होता है फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, या हम ऐसे कह दें कि वेव एक ऐसा डिस्टरबेंस है जो साम्य अवस्था से ट्रेवल करता है आगे की ओर। जैसे इस तरीके से हमने कहा कि वेव क्या है आपका, वेव इज ए डिस्टरबेंस which travels from equilibrium, इसके लिए सिंपल एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। जैसे क्लास में एक रो में सभी लोग बैठे हुए हैं और मैंने ये मार्कर दिया, आगे वाले स्टूडेंट को दिया और कहा पीछे तक पहुंचना है। तो आगे वाले स्टूडेंट ने मार्कर लिया, मुड़ करके पीछे वाले को दिया, उसने लिया मार्कर, उसने क्या किया, अपने पीछे वाले को दिया। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये जो डिस्टरबेंस यानी जो मार्कर है ये पीछे तक पहुंच गया। क्या इस डिस्टरबेंस के ट्रेवल होने के दौरान जो मीडियम के पार्टिकल हैं वो भी प्रोपोगेट हुए? नहीं, कोई भी स्टूडेंट अपनी जगह से नहीं गया, बस क्या किया, उसने अपने आगे वाले से लिया और अपने पीछे वाले को ट्रांसफर कर दिया। तो यानी हम कह सकते हैं कि वेव एक ऐसा डिस्टरबेंस है जिसमें मीडियम के पार्टिकल ट्रेवल नहीं करते हैं। मीडियम के पार्टिकल अपने सक्सेसर से लेते, अपने प्रेडिसेसर से लेते हैं डिस्टरबेंस को और अपने सक्सेसर को ट्रांसफर कर देते हैं, अपने आगे वाले से लेते हैं और अपने पीछे वाले को ट्रांसफर कर देते हैं और स्वयं अपनी पोजीशन पर वापस आ जाते हैं। तो मीडियम के पार्टिकल इस डिस्टरबेंस के साथ प्रोपोगेट नहीं होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम सिंपल सा लेते हैं, आपका एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक पोल लिया और इस पोल में एक स्ट्रिंग को हमने टाई कर दिया। ये स्ट्रिंग क्या है, टाई कर दिया। एक रस्सी को हमने इस पोल से टाई कर दिया। अब क्या करेंगे, ये जो रस्सी है इसका दूसरा सिरा जो है इसको हम इस तरीके से पकड़ें और इसमें जड़ करेंगे, मतलब इस तरीके से हम डिस्टरबेंस जनरेट करें। तो हम देखेंगे कि ये डिस्टरबेंस जहाँ जनरेट हुआ है उससे आगे की ओर ये प्रोपोगेट होता हुआ जाएगा और फाइनली क्या है, इस पोल से टकराएगा। इस तरीके से देखिएगा आपका ये डिस्टरबेंस यहाँ पर जो है जनरेट हुआ और अगले स्टेप में देखो ये यहाँ है, फिर देखिएगा ये और आगे गया। इस तरीके से ये बढ़ता हुआ क्या है आपका डिस्टरबेंस, फाइनली क्या है आपका इस पोल से जाकर के टकराएगा। टकराने के बाद रिफ्लेक्शन वगैरह की घटनाएं होंगी, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो क्या देखो, मीडियम के पार्ट की जो ये स्ट्रिंग है, क्या इसका कोई भी पार्ट आगे चला गया? नहीं गया। यहाँ वाला जो मीडियम का पार्टिकल था उसने क्या किया, इस डिस्टरबेंस को लिया और अपने आगे वाले को ट्रांसफर कर दिया। उसने क्या किया, अपने आगे वाले को ट्रांसफर कर दिया और अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में वापस आ गया। तो इस तरीके से हम और अच्छी तरीके से इसको क्लियरली समझ सकते हैं। आप एक रस्सी लीजिए, पोल से बांधिए और उस रस्सी में एक कलर्ड धागा बांध दीजिए और फिर आप इस तरीके से जर्क दीजिए। आप देखेंगे कि जो डिस्टरबेंस जनरेट हुआ वो तो आगे की तरफ चला गया, लेकिन जो धागा आपने जहां बांधा था वो धागा वहीं पर बंधा हुआ है। इससे क्लियर होता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो डिस्टरबेंस के साथ आगे नहीं जाते। पार्टिकल्स क्या करते हैं, अपनी इक्विलिब्रियम के अबाउट वाइब्रेट होते हैं या ऑसिलेट करते हैं। ठीक है, ये देखो आप पे क्या है, पार्टिकल क्या कर रहे हैं, अपनी इक्विलिब्रियम के अबाउट क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं और डिस्टरबेंस कहां जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है।
तो हम कह सकते हैं कि वेव क्या है, एक ऐसा डिस्टरबेंस है जो सोर्स जहां से वो जनरेट होता है वहां से आगे की ओर जाता है, और सोर्स डिस्टरबेंस के साथ मीडियम के जो पार्टिकल है वो ट्रेवल नहीं करते हैं। एक चीज और आपको यहाँ दिख रही होगी, देखिए जो मीडियम के पार्टिकल है और जो वेव है इनकी मोशन अलग अलग है। मीडियम के पार्टिकल और वेव, देखो वेव कहाँ जा रही है, वेव इस तरीके से आगे जा रही है और मीडियम के पार्टिकल इस तरीके से वाइब्रेट कर रहे हैं। यानी पार्टिकल की मोशन और वेव की मोशन डिफरेंट होती है। पार्टिकल कहाँ वाइब्रेट कर रहे हैं, अपनी इक्विलिब्रियम के अबाउट इस तरीके से वाइब्रेट कर रहे हैं, यानी इस तरीके से मोशन कर रहे हैं। और वेव कहाँ जा रही है, आगे की तरफ, वेव जा रही है आगे की तरफ। तो पार्टिकल और जो वेव मोशन है वो अलग अलग होती है। नोट कर लीजिएगा, ये नोट करिए आप, नोट कर लिया, ठीक है। अब देखिएगा आपका जो ये डिस्टरबेंस है, आपके दिमाग में आ रहा होगा ये डिस्टरबेंस होगा क्या, ये डिस्टरबेंस क्या है। डिस्टरबेंस जो है वो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है। डिस्टरबेंस जो हमने नाम लिखा है, ये जो डिस्टरबेंस है ये कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है। जैसे हमने कहा कि डिस्प्लेसमेंट, जनरली आप इसी के टर्म में पढ़े होंगे, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, डेंसिटी हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है। देखिए आपका जो पार्टिकल्स हैं, ये जो वेव है बिना पार्टिकल्स के भी प्रोपोगेट हो सकती है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें पार्टिकल्स नहीं है, फिर भी क्या है, प्रोपोगेट हो रही है। यानी वेव के लिए पार्टिकल्स का होना जरूरी नहीं है। तो जो डिस्टरबेंस हमने वर्ड यूज किया है, इसका मतलब है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है जो अपने इक्विलिब्रियम के अबाउट क्या कर रही हो, वाइब्रेट कर रही हो या ऑसिलेट कर रही हो, ठीक है। अब जो ये वेव है इसे दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जो वेव है दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक को हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव और एक को हम बोलते हैं नॉन मैकेनिकल वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक टाइप है आपका, यानी वेव जो है वो दो टाइप की है। वेव एक तो आपका है मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल, और दूसरी कैसी है, नॉन मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल, या इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव क्या होती है, ऐसी वेव जिसकी प्रोपोगेशन के लिए मीडियम नेसेसरी कंडीशन है, यानी मीडियम होगा तभी वो वेव प्रोपोगेट होगी। और नॉन मैकेनिकल वेव के लिए मीडियम है तब भी वो प्रोपोगेट होगी और मीडियम नहीं है तब भी प्रोपोगेट होगी। यानी नॉन मैकेनिकल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए मीडियम का होना नेसेसरी नहीं है, और मैकेनिकल वेव के लिए मीडियम का होना नेसेसरी है। मैकेनिकल वेव में जैसे आपका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका साउंड वेव, साउंड वेव, और नॉन मैकेनिकल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एग्जाम्पल आप ले सकते हैं लाइट वेव। जैसे साउंड है आपका, मान लीजिए आपका ऊपर आपका कहीं मार्स पे कोई व्यक्ति बैठा है, चिल्ला रहा है, भाई भदौरिया जी हमें भी पढ़ा दो, भदौरिया जी हमें भी पढ़ा दो, तो मुझे तो सुनाई नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वैक्यूम बीच में है और वहां से साउंड हमें नहीं मिलेगी। तो साउंड कैसी है, मैकेनिकल वेव है जिसके प्रोपोगेशन के लिए मीडियम नेसेसरी है। और लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या नॉन मैकेनिकल वेव है, इसके प्रोपोगेशन के लिए मीडियम जरूरी नहीं। इन दोनों के अलावा एक और टाइप की वेव होती है जिसे हम नाम देते हैं मैटर वेव, जिसे हम नाम देंगे मैटर वेव, नाम है मैटर वेव।
ये कौन सी वेव है, आपने नाम सुना होगा एक डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस का। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगली साहब ने क्या बताया था कि अगर कोई मटेरियल पार्टिकल है, कोई भी मटेरियल पार्टिकल है और वो मोशन में है, तो उसके साथ सदैव एक वेव एसोसिएट होगी। इस वेव को कहा गया था मैटर वेव या डी ब्रॉगली वेव। ये एक क्वांटम कॉन्सेप्ट है, मतलब इसमें हमें जो मटेरियल पार्टिकल मोशन में है उससे एसोसिएटेड वेव हमें अपीयर नहीं हो रही। ये क्या है, आपका प्रोबेबल है, एक कॉन्सेप्ट है। जैसे हम लोग भी चलते हैं तो हम लोग भी मासूम पार्टिकल की तरह ट्रीट करेंगे अपने आप को। तो हम जब मूव कर रहे होते हैं, सड़क पे जैसे चल रहे हैं, तो एक वेव एसोसिएट होगी और उससे हम निकाल सकते हैं, उसकी जो वेवलेंथ है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। डी ब्रॉगली साहब ने कहा था कि जो मूविंग मासिव ऑब्जेक्ट होता है उससे एसोसिएटेड वेव की जो वेवलेंथ होती है लैम्डा, वो होती है h/mv। mv क्या है, आपका लीनियर मोमेंटम है उस मासिव मूविंग ऑब्जेक्ट का। h प्लैंक कांस्टेंट है, तो हम मोमेंटम अपना वेलोसिटी कैलकुलेट कर लें, मोमेंटम मिल जाएगा, h कांस्टेंट होता है, लैम्डा एसोसिएटेड निकाल लेंगे। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब कोई रोड पे जा रहा होता है तो वो एक वेवलेंथ आपकी इमेज, वेवलेंथ की इमेज दिमाग में बसी होती है और आप आवाज देते हैं कि अरे भाई राहुल जी क्या हाल है। और कभी कभी क्या है, गलत निकल जाता प्रेडिक्शन आपका है कि वो राहुल जी ना होकर के क्या होते हैं, साहुल जी होते हैं। ठीक है, तो हर एक मूविंग मासिव ऑब्जेक्ट के साथ एक वेव एसोसिएट होती है। ये डी ब्रॉगली का कॉन्सेप्ट है या डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस है आपका। ये क्वांटम कॉन्सेप्ट है। हमें बेसिकली जो है वेव में मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव की स्टडी करनी है। मोस्टली हम मैकेनिकल वेव की बात करेंगे। ठीक है, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल वेव की जो स्टडी है वो क्लासिकल फिजिक्स में आती है, और जो ये मैटर वेव है ये क्वांटम फिजिक्स में आता है। क्लासिकल फिजिक्स में क्या होता है, क्लासिकल फिजिक्स में जो भी चीजें हैं उन्हें हम किसी सर्टेन लॉज से कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी वो एग्जैक्ट वैल्यू हम उनकी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं। क्वांटम में क्या होती है, प्रोबेबिलिटी मिलती है, प्रोबेबल होता है आपका, एग्जैक्टली उसे हम फील या अनुभव नहीं कर सकते, जबकि क्लासिकल में उसे हम अनुभव कर सकते हैं। तो मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव हमें स्टडी करनी है। एक आपका जो मीडियम के पार्टिकल्स है, मीडियम के पार्टिकल्स का जो वाइब्रेशन हो रहा है, उस वाइब्रेशन के बिहाफ पर वेव को दो पार्ट में फिर से डिवाइड किया गया है। किसके बिहाफ पर, पार्टिकल के वाइब्रेशन के बिहाफ पर वेव दो पार्टों में कैटेगराइज की गई है। एक को हम कहेंगे ट्रांसवर्स वेव और एक को हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव। यानी पार्टिकल वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग, पार्टिकल वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग वेव कैसी होगी, दो टाइप की, एक आपकी होगी ट्रांसवर्स वेव और एक होगी आपकी लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ट्रांसवर्स वेव क्या होगी, देखिए अगर वेव मोशन ये है, अगर हम कहें कि वेव मोशन की डायरेक्शन ये है और पार्टिकल इसके परपेंडिकुलर वाइब्रेट हो रहा है, यानी पार्टिकल वाइब्रेट जो हो रहा है वो वेव मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो ऐसी वेव को हम नाम देंगे ट्रांसवर्स वेव। यानी ट्रांसवर्स वेव इज दैट वेव इन विच द पार्टिकल वाइब्रेट परपेंडिकुलरली टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव। यानी तरंग संचरण की दिशा के लंबवत माध्यम के कण जब कंपन करते हैं तो ऐसी तरंग को हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होती है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव में क्या होता है, जो मीडियम के पार्टिकल्स का वाइब्रेशन है और जो प्रोपोगेशन डायरेक्शन है वेव की वो सेम होती है। यानी मैंने कहा कि अगर वेव इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है और पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं तो इस टाइप की वेव को हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव। यानी लॉन्गिट्यूडिनल वेव इज दैट वेव इन विच द पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट along the direction of propagation of wave।
वह तरंग लॉन्गिट्यूडनल होगी जिसमें माध्यम के कणों का कंपन तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश होता है। ठीक है। और जब लॉन्गिट्यूडनल जो वेव होती है वो मीडियम में प्रोपोगेट होती है कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन के फॉर्म में, कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन के फॉर्म में, यानी संपीडन और विरलन के फॉर्म में लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोपोगेट होगी। और जो ट्रांसवर्स वेव होती है वो मीडियम में प्रोपोगेट होती है क्रेस्ट और ट्रफ के फॉर्म में, यानी सुरंग और गर्त के फॉर्म में। अगर कोई वेव सुरंग और गर्त के फॉर्म में प्रोपोगेट हो रही है तो वो कैसी होगी, तो वो होगी ट्रांसवर्स वेव। और अगर कोई वेव आपको गिवन है कि वो संपीडन और विरलन यानी कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन के फॉर्म में प्रोपोगेट हो रही है तो वो वेव कैसी होगी, लॉन्गिट्यूडनल। अब देखो आपका क्या नाम है, जो इक्वेशन होती है वेव की जो इक्वेशन होगी उस पर ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल होने का कोई इफेक्ट नहीं होगा। यानी इक्वेशन ऑफ मोशन हम एक ही तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ये नहीं होगा कि लॉन्गिट्यूडनल है या ट्रांसवर्स है तो इक्वेशन जो है इक्वेशन जिससे हम वेव को रिप्रेजेंट करेंगे वो बदल जाएगी। यानी वेव रिप्रेजेंटेशन की जो इक्वेशन है उस पर ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल का इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, नोट करिएगा, ये बातें नोट करिए। नोट कर लिया होगा। तो अब अगली हेडिंग लगाते हैं हम लोग, जनरल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन। जनरल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन, जनरल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन या जनरल इक्वेशन ऑफ वेव। देखो वेव डिफाइन कैसे किया था कि कोई डिस्टरबेंस है जो इक्विलिब्रियम से ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, डिस्टरबेंस क्या था, अगर हम कहें डिस्टरबेंस y है तो इसका मतलब है कि ये y क्या होगी, कोई फिजिकल क्वांटिटी होगी, कोई फिजिकल क्वांटिटी होगी जो वाइब्रेट कर रही होगी, वाइब्रेट या ऑसिलेट कर रही होगी। ठीक, वाई क्या है, कोई फिजिकल क्वांटिटी है जो वाइब्रेट कर रही है या ऑसिलेट कर रही है। ठीक है, और इसी को हमने कहा है क्या है, डिस्टरबेंस। ये क्या हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, और क्या हो सकता है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है, डेंसिटी हो सकती है, मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है। एक चीज और यहाँ पे हम आपको बता दें कि जो वेव मोशन है, जैसे हमने कहा कि ये डिस्टरबेंस जा रहा है, ट्रेवल कर रहा है, तो एक्चुअल में ट्रेवल क्या होता है, एक्चुअल में एनर्जी ट्रेवल होती है। यानी जो एनर्जी है वो ट्रेवल हो रही होती है। यानी जो वेव ट्रेवल हो रही है वो अपने साथ क्या कैरी करती है, एनर्जी कैरी करती है और मोमेंटम कैरी करती है, क्योंकि एनर्जी है तो मोमेंटम है। यानी जो वेव है वो जिस डायरेक्शन में जा रही है अपने साथ क्या ले जा रही है, एनर्जी और मोमेंटम भी कैरी करती है। ठीक है, तो अब देखो हमने कहा कि वाई क्या है, कोई डिस्टरबेंस है, और वो डिस्टरबेंस का मतलब है वो इक्विलिब्रियम के अबाउट क्या हो रहा है, आपका वाइब्रेट हो रहा है या ऑसिलेट हो रहा है। तो जैसे हमने कहा कि ये इस तरीके से हमने कहा कि ये डिस्टरबेंस एक हम क्रिएट कर दें, यहाँ प्रोड्यूस हुआ, फिर इस तरीके से ये आगे बढ़ता हुआ जा रहा है डिस्टरबेंस, इस तरीके से ये डिस्टरबेंस जा रहा है। तो ये क्या है आपका, डिस्टेंस है, डिस्टेंस लेंगे हम, और ये क्या है आपका, वाई क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट है आप पार्ट की, ये क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्ट की। वाई क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्ट के। आपका डिस्प्लेसमेंट की जगह आप प्रेशर भी ले सकते हैं, डेंसिटी भी ले सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकती है, मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकती है। ठीक है, तो अब मान लीजिए हम आपसे पूछेंगे कि क्या है, वेव आगे की तरफ जा रही है और ये क्या ऑसिलेट हो रहा है या वाइब्रेट हो रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट
या डेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, कोई भी हो सकता है। तो हमने यहाँ पे डिस्टर्बेंस लिया है आपका पार्टिकल का, ठीक। हम आपसे पूछेंगे कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आप बताओगे नहीं, आप कहोगे सर कहाँ पर बताए डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कहाँ बताए, यानी हमें डिस्टेंस बताइए, क्योंकि देखो डिस्प्लेसमेंट हर डिस्टेंस पर आएगा, यहाँ पर कुछ अलग है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट अलग है, यहाँ अलग है, इस पॉइंट पे अलग है डिस्प्लेसमेंट। तो हमने जब पूछा आपसे भाई बताओ कि ये जो पार्टिकल है इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आप कहोगे सर कहाँ पर बताएं, कितनी दूरी पर बताएं इक्विलिब्रियम से। मान लो हमने कह दिया कि आप 10 सेंटीमीटर पे बताइए, तो जब आप 10 सेंटीमीटर पे पहुंचे तो आप देख रहे हैं कि 10 सेंटीमीटर पे भी क्या है आपका इसका डिस्प्लेसमेंट अलग है, टाइम बदलने पर क्या है डिस्प्लेसमेंट बदल रहा है। जैसे हमने कहा 10 सेंटीमीटर यहाँ पे फिक्स कर दें, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ये है और कुछ देर के बाद क्या है बदल जाएगा, इस तरीके से वाइब्रेशन हो रहा चल रहा। तो अब आप कहेंगे कि टाइम भी बताइए, तब हम बता पाएंगे। तो हमने कह दिया कि भाई 2 सेकेंड 5 सेकेंड पे बताइए, तो आपने बता दिया कि 10 सेंटीमीटर दूरी पर 5 सेकेंड पर इतना डिस्प्लेसमेंट है। तो क्या एक कंक्लूजन यहाँ से मिला आपको कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस और टाइम दोनों पे डिपेंड करता है, यानी कह सकते हैं हम कि जो ये डिस्प्लेसमेंट है वो डिपेंड करता है पोजीशन और टाइम दोनों पर, यानी जो डिस्प्लेसमेंट है वो फंक्शन होगा डिस्टेंस और टाइम का, यानी लगा दें यहाँ पे कि y क्या है फंक्शन है डिस्टेंस और टाइम का। अब एक कैसा फंक्शन होगा, मान लो आपसे कोई पूछ ले कि ये y इज इक्वल टू क्या आपका है कि 2x प्लस टी स्क्वायर 2x अपान 3t प्लस टी स्क्वायर अपान x, क्या ये वेव है? या आपसे कोई पूछ ले कि y इज इक्वल टू कितना है x स्क्वायर टी प्लस टी स्क्वायर अपान 3x क्यूब, क्या ये वेव है? इसके लिए कुछ सर्टेन कंडीशन होगी कि फंक्शन तो होगा डिस्प्लेसमेंट पोजीशन और टाइम का, लेकिन कैसा फंक्शन होना चाहिए ये सर्टेन कंडीशन है कि अगर उस कंडीशन को ये रिलेशन फॉलो करेगा या फुलफिल करेगा तभी हम कहेंगे कि वो क्या है वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो कंडीशन क्या है कि जो रिप्रेजेंटेशन होगा y इज इक्वल टू समथिंग x इंटू समथिंग t का एक सर्टेन कंडीशन अगर फॉलो करेगा तभी हम कहेंगे कि वो वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो कंडीशन क्या है वो नोट करते हैं पहले और फिर देखते हैं कि उसके अकॉर्डिंग क्या ये वेव को रिप्रेजेंट कर रही है। नोट कर लिया होगा, हटा दें इसको, ठीक है। कंडीशन कि कंडीशन क्या है, यहां से ये तो पता चल गया कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो पोजीशन और टाइम का फंक्शन होगा, लेकिन कैसा फंक्शन होगा। तो कंडीशन है आपकी कि कोई भी जो है आपका इक्वेशन वेव को रिप्रेजेंट करेगी या नहीं, उसके लिए क्या कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि डेवर टू y अपॉन डेवर t2 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट a डेवर टू y अपॉन डेवर x2। ये a जो है ये क्या है कांस्टेंट है, ये क्या है एक कांस्टेंट है और जो रिप्रेजेंट करेगा वेव वेलोसिटी के स्क्वायर, मतलब ये जो कांस्टेंट की वैल्यू आएगी वो वेव की वेलोसिटी के स्क्वायर के इक्वल होगी, ठीक है। पहली कंडीशन तो ये सेटिस्फाई होनी चाहिए, पहली कंडीशन तो ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है आपका कि जो y है, y जो है ये वैलिड होना चाहिए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एंड t। y क्या होना चाहिए, नोट करो ये पहली कंडीशन, नोट कर लीजिए जल्दी से। y क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए या वैलिड होना चाहिए x और t की सभी वैल्यूज के लिए, यानी जो y क्या होना चाहिए ये डिफाइंड होना चाहिए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एंड t। अगर कोई इक्वेशन
इन दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रही होगी तो हम कहेंगे कि वो इक्वेशन वेव को रिप्रेजेंट कर रही है। कौन सी कंडीशन? टाइम के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव और पोजीशन के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव इक्वल हो जब हम क्या करें, पोजीशन वाले डेरिवेटिव को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें। या हम ऐसे कह सकते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव और डिस्टेंस यानी पोजीशन के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव का रेशियो एक कांस्टेंट और वो कांस्टेंट जीरो नहीं होना चाहिए। यानी जो यहाँ पर ये कांस्टेंट ए लिख रखा है हमने कि ए जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो अगर आपका ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हम कहेंगे कि जो भी इक्वेशन है वो वेव को रिप्रेजेंट कर रही है। साथ ही साथ क्या है, ये सेकंड इक्वेशन भी साइमल्टेनियसली मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों एक साथ पूरी होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि कोई जो गिवन इक्वेशन है वो वेव को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम एक इक्वेशन लेते हैं आपका कि वो वेव को रिप्रेजेंट कर रही है कि नहीं कर रही है। देखिए यहां से हमने एक इक्वेशन लिया कि y इज इक्वल टू, हमने कहा कि m sin ओमेगा t। तो अब इसका क्या करें, t के रिस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव कर लें। तो t के रिस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव करेंगे, सिंगल करेंगे तो डेवर y अपॉन डेवर t क्या मिल जाएगा, ओमेगा m cos ओमेगा t। डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, का माइनस आ जाएगा, cos का माइनस साइन होता है, कर लो तो ये हो जाएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर m साइन ओमेगा t। ठीक है, अब इसको x के रिस्पेक्ट में करो। देखो यहाँ x पे तो डिपेंडेंसी है ही नहीं, तो x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा आपका डेवर y अपॉन डेवर x हो गया जीरो। तो पहली कंडीशन क्या हो गई, फेल हो गई। तो क्या ये इक्वेशन वेव को रिप्रेजेंट करती है? नहीं, ये इक्वेशन वेव को रिप्रेजेंट नहीं करेगी। लेकिन आपको पता है ये इक्वेशन तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करती है। यानी कोई अगर पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में है तो उसके डिस्प्लेसमेंट को हम इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। साइन और कॉस की ट्रिग्नोमेट्री में दो फंक्शन ऐसे होते हैं जो पीरियोडिक होते हैं। यानी ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, किसी वेव के SHM को रिप्रेजेंट कर रही है, किसी पार्टिकल के SHM को रिप्रेजेंट कर रही है। यानी SHM में कोई पार्टिकल है तो वो वेव होगा, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि SHM जो है वो एक पार्टिकल की कथा होती है और जो वेव है वो बहुत सारे पार्टिकल्स की कहानी है। जो वेव है वो बहुत सारे पार्टिकल्स की कहानी है। तो SHM में होना गारंटी नहीं है कि वो वेव है। ठीक है, क्योंकि वेव तभी होगी जब ये दोनों इक्वेशंस को या जब ये दोनों कंडीशंस को वो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही हो। ठीक है, अब देखिए ये हम कहां तक निकालेंगे, डबल डेरिवेटिव निकालें दो बार तो ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो एक शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहे हैं और उससे आप पहचान जाओगे कि वो गिवन इक्वेशन वेव है या नहीं है, यानी वेव को रिप्रेजेंट करती है या नहीं करती है। तो शॉर्ट ट्रिक नोट करिए, शॉर्ट ट्रिक आप नोट कर लीजिए कि कोई भी इक्वेशन वेव होगी या नहीं होगी। ऑब्जेक्टिव में बहुत काम आने वाला है, बी सीरियस और नोट डाउन। देखो जो ये कंडीशन 1 नंबर की जो कंडीशन है, क्या ये 1 नंबर वाली कंडीशन एक डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है? और हमें पता है कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका सलूशन भी होगा, क्योंकि हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होता है, एक सलूशन होता है। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट हो रही है कंडीशन 1 में, इसका भी एक सलूशन होगा और वो सलूशन इस टाइप का होगा, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ mx प्लस nt, प्लस माइनस भी लगा दें, mx प्लस माइनस nt। तो ये जो सॉल्यूशन होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये रिप्रेजेंट करती है जनरल इक्वेशन ऑफ वेव।
और अगर आपका कोई इक्वेशन इस टाइप की है तो वो वेव को रिप्रेजेंट करेगी। साथ ही साथ इस टाइप के साथ मतलब ऐसी होने के साथ साथ ये सेकेंड कंडीशन भी फुलफिल हो रही हो, यानी x और t की हर एक वैल्यू के लिए डिस्प्लेसमेंट y डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ mx प्लस nt मिला है हमें, यही क्या है आपका जनरल इक्वेशन ऑफ वेव या जनरल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन है। यानी इस टाइप का अगर कहीं पर हमें इक्वेशन दी है तो वो वेव को रिप्रेजेंट करेगी यदि ये सेकेंड कंडीशन भी फुलफिल हो रही हो। नोट करो फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये इक्वेशन नोट कर लो, नोट कर लिया, डाल दे, जल्दी से नोट करिए। आप देखो ये हम इक्वेशन दे रहे हैं और आपको बताना है कि वो वेव को रिप्रेजेंट कर रही है या नहीं। देखिए आपका y इज इक्वल टू दिया हुआ है log बेस e 3x प्लस 5t, 3x प्लस 5t। तो देखो आपका क्या नाम है, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एम एक्स प्लस एन टी जैसा तो मिल रहा है। जो जनरल वेव इक्वेशन थी, यहाँ नोट कर रहे हैं, जनरल वेव इक्वेशन जो मिली थी फंक्शन ऑफ एम एक्स प्लस एन टी प्लस माइनस, तो ये जो जनरल वेव इक्वेशन है क्या फंक्शन लॉग का हो सकता है, e की पावर x हो सकता है, आपका 1/x में हो सकता है। तो ये फंक्शन है, फंक्शन तो इस टाइप का मिल गया। लेकिन क्या देखो सेकंड कंडीशन यानी जो डिस्प्लेसमेंट है वो x और t की हर एक वैल्यू के लिए क्या डिफाइंड है। देखो लॉग के अंदर यानी लॉग के अंदर जो ये क्वांटिटी है, अगर ये क्वांटिटी लेस देन 0 हो जाएगी तो क्या ये क्वांटिटी ये निगेटिव हो गया, लॉग के अंदर क्या निगेटिव वैल्यू आ गई। तो लॉग जो है वो निगेटिव वैल्यू के लिए डिफाइंड नहीं होता है, लॉग डिफाइंड होता है केवल पॉजिटिव वैल्यू के लिए। यानी लॉग के अंदर अगर पॉजिटिव वैल्यू है तभी लॉग डिफाइंड है, अगर निगेटिव वैल्यू आ गई तो लॉग डिफाइंड नहीं होगा। तो इस कंडीशन के लिए क्या ये y डिफाइंड है, y डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये इक्वेशन वेव को रिप्रेजेंट नहीं करेगी, ये इक्वेशन वेव को रिप्रेजेंट नहीं करेगी। ठीक है, आप देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं, नोट कर लीजिए इसको, एक क्वेश्चन है और लेते हैं आपको। देखिएगा यहाँ पे y इज इक्वल टू हम ले रहे हैं, y इज इक्वल टू 1/3t प्लस 5x, 3t प्लस 5x। अब देखो क्या ये इस टाइप का फंक्शन है फंक्शन है, x और t का फंक्शन है, मतलब x में सिंगल पावर और t में सिंगल पावर, वैसा फंक्शन है। लेकिन क्या ये हर एक x और t के लिए डिफाइंड है। अगर ये टर्म 0 हो जाए, ये टर्म क्या हो जाए 0 हो जाए, तो y डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि 1/0 क्या हो गया इनफाइनाइट, तो y क्या है डिफाइंड नहीं है, मतलब फाइनाइट वैल्यू नहीं है y की। तो ये भी क्या है आपका, ये वेव को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, यानी वेव रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ये जो है वेव को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको अच्छी तरीके से, आप दिमाग लगा के नोट करिए। ठीक है, नोट किया। अब एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, y इज इक्वल टू आपको दे रहे हैं 1/x प्लस 3t, x²/3t। क्या ये वेव को रिप्रेजेंट कर रही है? दोनों कंडीशन चेक करिएगा और कमेंट करके बताइए यस और नो, यस और नो, जल्दी बताइए यस और नो।
ठीक है, तो अब आप इस तरीके के क्वेश्चन ट्राई कर लेंगे। ठीक, अब एक राज की बात और बता दें हम, एक राज की बात और बता दें कि जो वेव वेलोसिटी होती है, जो वेव वेलोसिटी होती है वो कैसे हम निकालेंगे। जो वेव वेलोसिटी है यानी वेव की जो वेलोसिटी है वो हम डिफाइन करते हैं, याद देखिएगा, कोफिशिएंट ऑफ टी, कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो x और t का जो कोफिशिएंट है उनका जो रेशियो होता है वो वेव वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। यानी कोफिशिएंट ऑफ t यहाँ पर क्या है, n है, और कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, m है। तो n अपॉन m जो होगा वो वेव वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। एक और राज की बात नोट कर लीजिए कि अगर आपका x और t के कोफिशिएंट, x एंड t के कोफिशिएंट सेम साइन के हों, सेम साइन के हों, तो वेव निगेटिव x डायरेक्शन में प्रोपोगेट होती है। x और t के साइन सेम हों तो वेव निगेटिव x डायरेक्शन में प्रोपोगेट होती है। और यदि x और t के साइन, x और t के जो कोफिशिएंट हैं, x और t के जो कोफिशिएंट हैं उनके साइन अपोजिट नेचर के हों तो वेव पॉजिटिव x डायरेक्शन में प्रोपोगेट होती है। यानी यदि x और t के जो साइन हैं कोफिशिएंट के वो सेम हों तो वेव कहाँ प्रोपोगेट होगी, पॉजिटिव x डायरेक्शन। x और t के कोफिशिएंट के साइन अगर सेम हों तो कहाँ होंगे, सेम होंगे तो आप निगेटिव x डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेगी। और x और t के कोफिशिएंट के साइन अगर अपोजिट हों तो वेव पॉजिटिव x डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेगी। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, हमने शॉर्ट में नोट कर दिया है, आप नोट कर लीजिए। अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपका, क्वेश्चन एक ये है आपका, ठीक है, क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन ये है कि y इज इक्वल टू दिया हुआ है 20/4 प्लस x माइनस 3t का होल स्क्वायर। इसमें हमें निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है, फाइंड नंबर 1 वेव वेलोसिटी और नंबर 2 एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे क्या ये वेव को रिप्रेजेंट कर रही है, कर रही है। क्यों, क्योंकि देखो ये जो आपका फंक्शन है वो एम एन प्लस माइनस एक्स एन टी जैसा है, बाहर स्क्वायर लगा उससे मतलब नहीं है, एक्स की सिंगल पावर है, टी की सिंगल पावर है। क्या देखो ये हर एक एक्स और टी के लिए डिफाइंड है, ये जीरो हो जाए तब भी ये डिफाइंड है, ये इनफाइनाइट हो जाए तब भी क्या है, ये डिफाइंड है। ठीक, अब इसका मतलब ये वेव है तो हम वेव वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। वेव वेलोसिटी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो कोफिशिएंट ऑफ टी यहाँ 3 है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, 1 है। तो यानी जो वेव वेलोसिटी अगर हम v कहें तो क्या वो 3/1 यानी 3 हो जाएगा, यूनिट हम मान लेते हैं मीटर पर सेकेंड। अब आपसे कोई अगर ये भी पूछ ले कि ये वेव जा किधर रही होगी, ये वेव किधर प्रोपोगेट कर रही होगी, तो देखो x का कोफिशिएंट पॉजिटिव, t का कोफिशिएंट निगेटिव, x और t के कोफिशिएंट के साइन अपोजिट नेचर के हैं, तो इसका प्रोपोगेशन हो रहा होगा पॉजिटिव x डायरेक्शन में। कहाँ हो रहा होगा, पॉजिटिव x डायरेक्शन में, ठीक है।
अब एम्पलीट्यूड बताना है कितना होगा। एम्पलीट्यूड कैसे डिफाइन होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज टर्म्ड एज एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहां से देखो, यानी वाई मैक्स चाहिए। वाई मैक्सिमम क्या होगा आपका? एम्पलीट्यूड होगा। और ये क्या होगा? इस इक्वेशन से देखो, वाई मैक्सिमम कब होगा? जब ये डिनोमिनेटर मिनिमम हो जाए। और डिनोमिनेटर मिनिमम कब हो सकता है? जब ये वैल्यू जीरो हो जाए। जब ये वैल्यू जीरो हो जाए तो डिनोमिनेटर क्या होगा? मिनिमम होगा। डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? मिनिमम। तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। तो क्या इसको जीरो करते हैं तो ये वाई मैक्सिमम मिल गया 20/4। तो ये 20/4 यानी कितना हो गया? 5। तो एम्पलीट्यूड मिल गया 5। ठीक है, नोट करिए, जल्दी से नोट करिए।